हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कूलम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है इन द ईयर 2023 इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस. So we will study how to write the answer, how to understand the question, what it is asking, and write the answer accordingly. ठीक है? So that you can score the full marks of the question. So let's begin. Here we have this question: state Coulomb's law in electrostatics and write it in vector form. यानी straight away question है, इसमें कोई भी language घुमा के नहीं दिया है, आपसे just पूछा है you have to state मतलब आपको statement लिखना है कि जो Coulomb's law ने electrostatics के लिए दिया है. ठीक है? तो we have to just write the statement. For writing this you will be getting 1 marks. Okay, so what is the statement? Let us understand it. The statement says the force of attraction or repulsion between two stationary point charges, these are directly proportional to product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक चीज का यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में भी पढ़ते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें हमें बताया जाता है कि दो मासेस के बीच में अगर डिस्टेंस आर है और उनके बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है. वहां पर बात होती थी मासेस की और यहाँ पर बात होगी चार्जेस की. तो यहाँ पर हम दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं जो कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है. आप देख सकते हैं हाउ द what charges we are considering. We are considering stationary, that means the charges are not moving, they are stationary at rest. और point charges है, point charges का मतलब होता है कि उनका जो size है उनके बीच के distance से काफी छोटा है, very small, very negligible. That's why they will be called as point charges. Like हम यहाँ से stars देखते हैं तो हम stars हमारी और हमारे बीच की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना. और इसलिए हमें स्टार्स कैसे लगते हैं, पॉइंट साइज. तो जब डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज है. तो हम यहाँ पर किस तरीके का चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज ले रहे हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है, साइज है, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो वी विल टेक अ रेफरेंस फ्रेम हियर जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडर करेंगे. ओके, एंड इस रेफरेंस फ्रेम में हम एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं. लेट अस नेम दिस पॉइंट चार्ज एज Q1. ठीक है? इस Q1 जो पॉइंट चार्ज है इसका जो हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन O, इस पोजीशन वेक्टर में हमें एरो लगाना मस्ट है और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम R1 बोलेंगे. तो ये हो गया हमारा R1 पोजीशन वेक्टर. इसको हम इस तरीके से लिख देंगे. सिमिलरली हमारे पास एक और Q2 पॉइंट चार्ज है जिसका भी पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से देखेंगे. वेक्टर है इसलिए एरोज लगाना बहुत ज़रूरी है एंड इसमें हम पोजीशन वेक्टर का नाम लिखेंगे R2 वेक्टर, स्मॉल r2 वेक्टर. तो फर्स्ट चार्ज के लिए हमने पोजीशन वेक्टर लिखा R1, सेकेंड चार्ज के लिए हमने पोजीशन वेक्टर लिखा R2. ठीक है? इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए, इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का उसको हम R मान लेते हैं. ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस और इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स electrostatic force. This force is electrostatic force which is acting between the two charges. This force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. ये जो
साइन लगाया है मैंने, मॉड का साइन बोलते हैं इसको। तो Q1 को हमने मॉड साइन के अंदर रखा है, Q2 को हमने मॉड साइन के अंदर रखा है। एज वी नो कि चार्जेस जो होते हैं प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम मॉड लिखते हैं तो इसका मतलब हमको चार्जेस के साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइज मतलब अगर मान लीजिए कि चार्ज जो है आपका माइनस में दिया हुआ है तो आपको साइन नहीं लिखना है, जस्ट उसका वैल्यू लिख देना है। ठीक है, okay, so whatever is the value you will write here. And this is about the first point. It says that the force of attraction or repulsion, अगर repulsion हो रहा है तो कब होगा, जब चार्जेस क्या होते हैं आपके लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। और अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस हो। तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, स्क्वायर ऑफ किसका, डिस्टेंस बिटवीन देम, किसके बीच का, चार्जेस, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने 1 एंड 2, उसको हमने मैथमेटिकली इस तरीके से लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सो हमें स्टेट कूलम्स लॉ बोला गया था लिखने के लिए, तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि चार्जेस प्लस होते हैं माइनस भी होते हैं, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, अकॉर्डिंगली फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू, किसके बीच में, स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड लिखना है क्योंकि चार्जेस रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं। पॉइंट चार्जेस बहुत ही छोटे साइज के चार्जेस हैं, is directly proportional to what, product multiplication of the magnitude of the two charges, मतलब दोनों चार्जेस के वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्दर बात करते हैं, इसमें और भी हमको कुछ लिखना है। वी हैव टू राइट दिस कूलम्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इस कूलम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो उसको देखते हैं हम। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, एक्सेस लेते हैं, y एक्सेस, और ये हमारी x एक्सेस, और ये हमारा ओरिजिन। हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर Q1 चार्ज लेंगे, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम ले लेंगे, वेक्टर दिखा रहे हैं इसलिए एरो बनाएंगे, और इसको बोल देंगे R1 वेक्टर। इसी तरीके से हम Q2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे, इसका जो पोजीशन दिखाएंगे फ्रॉम दी ओरिजिन, इसको हम R2 वेक्टर नाम दे देंगे। ठीक है, हमारे पास दोनों चार्जेस फिलहाल के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो हाउ विल वी शो दी फोर्सेस विच आर बीइंग एक्टिंग ऑन दी टू चार्जेस, तो उसको दिखाने के लिए ये तरीका हम यूज करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। ये पोजीशन वेक्टर किसका है, Q1 का, और ये है पोजीशन वेक्टर Q2 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की r, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको हमें यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिखाना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम कैसे दिखाएंगे, सपोज हमको R1 और R2, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर दिखाना है इस Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, तो अगर हमको कोई यूनिट वेक्टर दिखाना है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि हम उसमें कैप लगाएंगे, इसका मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स दिखाना होगा तो उस यूनिट वेक्टर को मैं किस तरीके से लिखूंगी,
उसको लिखने के लिए मैं यूज करूंगी R12 कैप। R12 कैप, इसका मतलब ये है कि इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे R21 यूनिट वेक्टर दिखाना है तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगी, इस तरीके से दिखाऊंगी, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सेकेंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं R12 it is unit vector from 1 to 2 and R21 क्या है, it is unit vector from 2 to 1। और आप देख सकते हैं दोनों का ही जो आपका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इन सच अ केस जब दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो एक को हम प्लस मानेंगे और दूसरे को माइनस मानेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्सेस की। तो अगर मुझे फोर्स ऑन वन यानी फर्स्ट चार्ज पे फोर्स दिखाना है बिकॉज ऑफ द सेकेंड, ठीक है, F12, व्हाट इज दिस, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज। तो आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि एक चार्ज दूसरे से दूर जाएगा। तो अगर मैं इस पे फोर्स देखना चाहती हूँ फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पे फोर्स देखना चाहती हूँ, अलोंग दिस लाइन ही फोर्स होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है फोर्स इस तरफ आएगा या इस तरफ जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सेकंड वाला है ये इसको दूर करना चाहेगा, अपने से दूर करना चाहेगा। दूर वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो इस डायरेक्शन को हम मान लेंगे कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज। तो F12 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए अवे फ्रॉम ईच अदर होगा। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो हम इस तरीके से लिखेंगे। कोई भी फोर्स वेक्टर है, वेक्टर है यानी हमको मैग्नीट्यूड भी लिखना है और हमको क्या लिखना है, डायरेक्शन भी लिखनी है। तो हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लें। तो मैग्नीट्यूड में हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, आर का स्क्वायर लिख लेंगे, ये हमने पता कर लिया था। तो प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको हम लिखते हैं के। ये के क्या है आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हो गया, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। साथ ही वेक्टर साइन लगाया है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं F12 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस तरफ। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, जिस डायरेक्शन में R21 एक्ट कर रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहा है, R21 एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R21 कैप। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स R21 कैप। R21 किधर से किधर है, फ्रॉम 2 to 1। उसी तरीके से 2 से 1 R21 है, इसलिए 2 से 1 इसी डायरेक्शन में आपका F12 है। यहाँ ध्यान रखिए ये 1 2 लिखा है और यहाँ 2 1 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस 2 1 को 1 2 लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, 2 1 1 2 के बराबर कब होगा, जब माइनस साइन लगेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, बस इसमें करना क्या है, एक प्लस रहेगा दूसरा क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि एक ऑपोजिट के है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना ये, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इस फोर्स को लिखना है कुछ इस तरीके से, इन द टर्म्स ऑफ
r12, तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, पर यहाँ पर मैं लिख दूंगी -r12 कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जहाँ पर ये जो k है, इस k के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ अब। k को बोलते हैं 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में अब बात करेंगे। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, XY प्लेन है, इसमें दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 का पोजीशन दिखाने के लिए हमको एक पोजीशन वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो कि ओरिजिन से निकाली जाएगी टुवर्ड्स दी Q1, इसलिए एरो किधर लगा है Q1 की तरफ। इस पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे देंगे R1, क्योंकि ये Q1 चार्ज की पोजीशन दिखा रहा है। इसी तरीके से R2 वेक्टर हम नाम दे देंगे पोजीशन वेक्टर फॉर Q2। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, उसको हम R बोल रहे हैं, स्मॉल r। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो मुझे यूनिट वेक्टर का यूज करना है। यूनिट वेक्टर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे 2 से 1 की तरफ जाना है तो मैं लिख रही हूँ R21, और अगर मुझे 1 से 2 की तरफ जाना है तो मुझे लिखना होगा R12। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए मैग्नीट्यूड में तो ये R के बराबर ही होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्स पे। दोनों चार्जेस पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा और उसको अपने से दूर जाने को कहेगा। तो Q2 बोल रहा है Q1 को मुझसे दूर जाओ, तो Q1 किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 will be equal to F12, which can be written as magnitude and direction. What is the magnitude? It is same as given in the Coulomb's law. It is the product of two charges divided by square of the distance between the two charges multiplied by constant of proportionality, which is written as k. Okay, then दिस इज द डायरेक्शन R21, क्योंकि R21 की ही डायरेक्शन में आपका ये जो फोर्स दिया हुआ है इसका डायरेक्शन है। तो R21 को हम यूज ही कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पर हमने R21 लिखा है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर 12 लिखा और यहाँ 21 लिखा, आपको सिमेट्री लानी है, यहाँ पे भी 12 लिखना है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं R12 से, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस तरीके से आप F21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना फोर्स ये Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा, उसको दूर जाने को के लिए बोलेगा, उसी तरीके से Q1 भी तो Q2 को बोलेगा मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, तुम दूर चले जाओ। तो Q1 जो है वो भी Q2 के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को हम लिखेंगे F21 वेक्टर। F21 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, सो अगर हमको F21 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने F12 लिखा है वैसे ही हम F21 लिखेंगे, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो दिस टाइम इफ यू वांट टू राइट F21, देन फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, 2 पे किसकी वजह से, 1 की वजह से, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसको लिखना है हमको। तो हमें F21 की डायरेक्शन देखनी है, इधर है, तो F21 की डायरेक्शन किस वाले यूनिट वेक्टर से दिखा रहे हैं, इससे कि इससे, ऑब्वियसली बात है, एरो इधर है, इसका भी एरो इधर है, तो ये R12 है, तो यहाँ लिखेंगे हम R12। ठीक है, तो फाइनली F21 को हम कैसे लिखेंगे, अगर मुझे इसको 21 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो यहाँ से हमने देख लिया कूलम्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। ठीक है,
आई होप आपने इतना समझ लिया है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज द कांस्टेंट K is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so let's move on. ये जो कूलम्स लॉ है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो कूलम्स लॉ है हमको क्या बताता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कूलम्स लॉ? इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। What is the importance of Coulomb's law? ये कहता है that it obeys Newton's third law. ठीक है, वो कैसे आप देख सकते हैं। जब हमने F12 लिखा तो मैंने लिखा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, और जब मैंने F21 लिखा तो मैंने लिखा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। इसी चीज़ को मैं अगर लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ R21, सो 12 की जगह R21 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, आपको क्या दिख रहा है कि सेम ही है, बस क्या है इसमें प्लस साइन है और इसमें माइनस साइन है। तो हम कह सकते हैं F12 जो है किसके बराबर है, माइनस ऑफ F21। तो यहाँ से आपको दिख रहा है दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी Q2 चार्ज जितना फोर्स Q1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 चार्ज भी Q2 के ऊपर लगाता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस विच कम्स आउट इज अबाउट द सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो हम ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दैट इज द फोर्स always acts along the line joining the two vectors या the two charges, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये किस लाइन के अलोंग लग रहा है, जिस लाइन के अलोंग ये दोनों चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं उस लाइन के अलोंग लग रहा है, ठीक है। दैट इज द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature, ठीक है। कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंस हो गया कूलम्स लॉ का। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कभी कभी आपसे लिमिटेशंस भी पूछ सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जो कि कूलम्स लॉ में हम पढ़ते हैं। एक तो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही देख लिया था, हमने वहाँ पर बोल दिया था कि जो भी कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट, सिर्फ रेस्ट वाले चार्जेस पे ही ये अप्लाई होगा, मूविंग चार्जेस पे ये अप्लाई नहीं होता है। ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब चार्जेस का जो साइज होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ विच वी नीड टू रिमेंबर, ओके। इसके अलावा
हम आगे बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन द टू चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे कैसे, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर k आ जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एयर के लिए फिक्स होती है। ठीक है, क्यों ऐसा बता रही हूँ, सपोज करिए k को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिटिविटी का क्या मतलब होता है आप समझ लीजिए। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं, किसी लिक्विड में रख रहे हैं, ठीक है, तो जो परमिटिविटी है वो ये बताती है कि दोनों चार्जेस के बीच में उस मीडियम की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एयर है दोनों चार्जेस के बीच में तो फोर्स अलग लगेगा, अगर दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वाटर है तो फोर्स उसका डिफरेंट हो जाएगा, उसका वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उसके ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर मीडियम की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बताती है। ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि हाउ मच द मीडियम इज अलाउइंग द फोर्स टू अकर बिटवीन द टू चार्जेस इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करें या वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो वहाँ पर हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमने k के लिए लिखा है ना, k और ये एप्सिलॉन नॉट इनवर्सली है प्रोपोर्शनल, इसलिए जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए, यानी एयर हो या फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो तब हम ये लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है तब हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, तब हमें क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, दैट मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन से मीडियम से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए लिख रहे हैं तब तो ये होगा वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज एप्सिलॉन वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी तो k की वैल्यू भी बदल जाएगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जब हम यहाँ पर k की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है, यानी अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की जिसको हम बोल रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो लेट्स सी अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। ठीक है,
इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है तो मैं लिखूंगी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखने का तरीका आप लोग देख लीजिए, पहले सी बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर फॉर व्हाट? रिलेटिव, तो रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कैपिटल के। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई भी चीज़ रिलेटिव बात हो रही है, रिलेटिव मतलब एक चीज़ फिक्स्ड होगी, दूसरी चीज़ वेरी हो रही होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को जब भी हम लिखेंगे तो किसी और मीडियम का परमिटिविटी, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, दैट मीडियम्स परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन for relative permittivity or dielectric constant. That means if you want to see it as the dielectric constant, then it will also be same. Dielectric constant is equal to the ratio of permittivity of the medium divided by permittivity of free space. ठीक है, अब ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू बदल दी जाएगी। हर जगह 9 × 10⁻9 नहीं होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका एयर है या क्या और कोई मेटल है या कुछ और है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज देने वाली हूँ जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि k की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी करती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एप्सिलॉन है वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर हम एयर की परमिटिविटी लिख रहे हैं तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से एयर में जो फोर्स लगेगा है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ एयर, तो यहाँ पे फोर्स न्यूमरेटर में होगा डिवाइडेड बाय फोर्स इन दैट मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका आगे भी यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन के वाइज तो हमारे पास सिर्फ ये है, लेकिन अगर हम फोर्स से रिलेट करना है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन और फोर्स का जो रिलेशन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, coming back to the value of the permittivity in different mediums, we have some values. Like for example, the value for permittivity of free space is given by 1. Then for water it is given by 80. Then for metal it is given by infinity. ठीक है, अब इन सभी चीज़ों की वैल्यू तो हमें दे दी। ये कैपिटल के स्मॉल के नहीं है, स्मॉल के की वैल्यू तो हमें पता है 9 × 10⁻9 है फॉर फ्री स्पेस, लेकिन ये कैपिटल के क्या दिखा रहा है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम और भी इसको समझेंगे। फिलहाल आपको ये जो वैल्यूज मैंने दी हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि एयर के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरीके से वाटर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है। यानी अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है तो ऑब्वियसली फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो लाइकवाइज हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट विल से दैट if water is used as a medium between two charges, then what will be the effect on electrostatic force between them? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पहले जो चार्ज था इनिशियली, दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम था Q1 और Q2, ये कहाँ पर थे, एयर में, एयर या वैक्यूम बात कर सकते हैं। उनके बीच में डिस्टेंस कितना था, r।
तो फोर्स इन एयर विल बी रिटन एज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ बाद में क्या हुआ, हमने दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच का मीडियम बदल दिया। डिस्टेंस अभी भी वही है, सारी चीज़ें सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, पर अब जो वाटर का फोर्स होगा, वाटर में लगने वाला फोर्स, वो क्या होगा, यहाँ पे तो k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं क्योंकि एयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम है। तो यहाँ लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हमें पता है कि सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो क्या मिलेगा, फोर्स इन वाटर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, k को हम इधर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए और देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट यहाँ पर k भी है डिनोमिनेटर में। तो जो k है उसको हटा के बाकी सारी चीज़ों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू एयर। तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एयर डिवाइडेड बाई k। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर हम वाटर के लिए, वाटर मीडियम के लिए फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस देख रहे हैं तो वो एयर के फोर्स से क्या है, 1/k टाइम्स लेस, ठीक है, रिड्यूस्ड है। सो वी विल से दैट फोर्स इन वाटर, दिस इज द आंसर, ओके। फोर्स इन वाटर इट इज इक्वल टू फोर्स इन एयर divided by k, and dielectric constant for water it is having the value of 80, we have just now written. Okay, so force in air will be reduced by 1/80 times. Force in water reduces by 1/80 times than that of force in air, ठीक है। सो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ, ठीक है। अभी हम एक और चीज की बात करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ दो चार्जेस ले रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को समझते हैं, क्या होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। आपको इस प्रिंसिपल में सिर्फ इतना समझना है कि जब दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो किसी एक चार्ज पे अगर हम बाकी चार्जेस की वजह से फोर्सेस देख रहे हैं तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज, ठीक है। सो स्टेटमेंट सेज व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, यानी दो से ज्यादा चार्जेस हों, in that case the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। सपोज मेरे पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, ठीक है।
फिर मेरे पास ये चार्ज आया जिसका नाम है Q2। तो अगर मुझे Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स देखना है तो Q2 जो है Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अवे फ्रॉम इट। तो ये हो गया फोर्स ऑन वन, ठीक है, Q1 पे बिकॉज ऑफ Q2, ठीक है, ओके। ये तो सिंपल बात थी। इसी तरीके से अगर एक और चार्ज आ जाए, मान लेते हैं Q3 आ जाए, ठीक है। अब Q3 जब आएगा तो Q3 और Q1 को जब कंसिडर करेंगे टू सी द फोर्सेस, तो हम Q2 को भूल जाएंगे, Q2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो Q3 और Q1 को ज्वाइन करने वाली लाइन देखिए, और यहाँ पर Q3 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हमें Q1 के ऊपर देखना है फोर्स, Q3 के ऊपर नहीं देखना है। हमें किसके ऊपर देखना है, हमारा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q3 वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम Q3। तो ये हो जाएगा F13, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ 3। ऐसे ही कोई Q4 चार्ज हो तो Q4 और Q1 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। Q4 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको नाम दे दिया जाए 14, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ Q4, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है, हमने 3 ही लिए हैं, और भी हो, ठीक है। तो Q1 के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा है ये है ना, सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑन Q1 दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। सो व्हाट इट सेज, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, कौन सा, Q1 ले रहे हैं इस केस में, वेक्टर सम of all the forces which are exerted on it due to all other charges, and they are independent of each other, all these forces are independent of each other, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज हम करेंगे वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ऑल्दो आपसे कभी भी स्टेटमेंट नहीं पूछता है, इसका एप्लीकेशन ही आता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे टॉपिक की वजह से जो भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, जो भी इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं देन यू प्लीज़ लेट मी नो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इन द कमेंट सेक्शन, and I will try to improve it. And that's it for today's video. आज हमारा जो लेक्चर है पूरा थ्योरी बेस्ड था, नेक्स्ट वीडियो हमारा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको इस चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड आप कुछ भी मिस आउट नहीं करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।